नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई एजुकेशन हब की इस ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की, और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों की। राजस्थान के वो दुर्ग जो कि एक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ एक विरासत के रूप में अपने एक अस्तित्व को लेकर आज भी हजारों वर्षों के बाद अपने अस्तित्व में खड़े हुए हैं। उन दुर्गों का आज हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दुर्ग और किले, राजस्थान जो कि पूरे भारत देश में सबसे पहले स्थान पर आता है अपने दुर्ग और किलों की बनावट और उनके क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, तो हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख दुर्ग जिसकी सबसे पहले हमें जानकारी लेंगे कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन शुक्र नीति की बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया? 9 प्रकार से। हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण दुर्गों को 9 प्रकार से या 9 टाइप बताए गए हैं दुर्गों के। तो उन टाइप के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। उन 9 टाइप जो कि शुक्र नीति के अनुसार है। बाकी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात शुक्र नीति के अनुसार की करें तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण दुर्गों को 9 प्रकार के समूह में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम पहले टाइप की बात करें तो वो होता है एरन दुर्ग। कौन से दुर्ग? एरन दुर्ग होते हैं। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो वन दुर्ग। ये समूह हैं जिनमें बांटे गए हैं राजस्थान के दुर्गों को। ये प्रकार दिए गए हैं कितने प्रकार के दुर्ग हो सकते हैं या बनाए गए हैं। ठीक है, वही अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें तो वो होता है जल दुर्ग। कौन से दुर्ग? जल दुर्ग। ठीक है, वही अगर हम चौथे की बात करें तो होता है गिरि दुर्ग। कौन से दुर्ग? गिरि दुर्ग। पांचवें दुर्ग की बात करें तो पांचवा दुर्ग होता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग। ठीक है, वही अगर हम छठे ग्रुप की बात करें तो छठा जो दुर्ग का ग्रुप अगर उसकी हम बात करें तो वो होता है सैन्य दुर्ग। कौन से दुर्ग? सैन्य दुर्ग। वही अगर हम बात करें सातवें ग्रुप की तो सातवां जो दुर्ग होता है वो होता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग। वहीं अगर हम आठवें ग्रुप की बात करें तो वो होता है पारिद दुर्ग। ठीक है, सातवां पारिक, और दूसरे में बात करें तो पारिद दुर्ग। ठीक है, वही अगर हम अंतिम ग्रुप की बात करें, जो अंतिम जो टाइप होता है इन दुर्गों का वो होता है धानु दुर्ग। धानु दुर्ग दुर्ग या फिर धानु दुर्ग। ठीक है, तो ये 9 प्रकार के दुर्ग बांटे गए हैं हमारे राजस्थान में। समूह के अर्थ को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दुर्ग हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अधिकांश जो दुर्ग होते हैं वो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। किसी पहाड़ी पर वो दुर्ग बनाए जाते हैं। इस पहाड़ी पर इस बनाए गए दुर्ग का एक कारण होता है। वो कारण ये होता है कि जब कोई सैनिक या कोई सैन्य टुकड़ी उन पर हमला करे तो उन्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। या हम ये इस तरह समझ सकते हैं कि जब नीचे से कोई वार ऊपर करा जाता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, जबकि ऊपर से हम आराम से आसानी से वार करें तो एक सटीक निशाना लगता है। जबकि नीचे से कभी कोई वार करे तो उसका निशाना हमेशा चूकता ही चूकता है। इसलिए क्या है कि हमेशा दुर्ग ऊंचाई पर बने गए हैं। हमने देखा होगा अधिकांश जो दुर्ग होता है हमेशा किसी पहाड़ी या किसी ऊंचे पर्वत पर, जो कि समुद्र तल से काफी ऊंचाई काफी हाइट पर बनाए जाते हैं। तो उसके एक प्रमुख कारण होता है कि जो ऊंचाई है वहां पर कोई सैन्य टुकड़ी हमला जल्दी से नहीं कर पाती है। या हम कह सकते हैं कि जब नीचे से निशाना लगाया जाए तो चूकने की संभावना ज्यादा बन जाती है, जबकि ऊपर से अगर वो कोई निशाना लगाया या हम कह सकते हैं वहाँ के सैन्य शक्ति तो वो निशाना नहीं चूक पाता है। तो इसलिए हमेशा अधिकांश जो दुर्ग किले बनाए गए वो बनाए गए पहाड़ों पर, जो कि एक सैन्य शक्ति की स्थापना की जा सके वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह हमने ये भी देख लिया कि दुर्गों की स्थापना किस तरह की गई या दुर्गों के प्रकार हम समझ लेते हैं। अब हम एरन दुर्ग की बात करें तो एरन दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जिन दुर्गों पर चढ़ने से पहले आसपास का जो इलाका होता है वो पत्थरीला या कंकरीला हो, या हम कह सकते हैं कांटेदार व पथरीले मार्ग
पथरीले मार्ग या स्थान पर जो दुर्ग बने हो वो कहलाते हैं कौन से दुर्ग? एरन दुर्ग। कौन से दुर्ग कहलाते हैं? एरन दुर्ग। मतलब हम कह सकते हैं कि वह दुर्ग जिसके आसपास का क्षेत्र कांटेदार व पथरीले क्षेत्र हो, ताकि उस पर चढ़ाई करना काफी बाधाओं का सामना करना पड़े, तो कांटेदार व पथरीले मार्ग पर या उस स्थान पर जो दुर्ग बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एरन दुर्ग। क्या कहा जाता है? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग कौन से होते हैं? जिनके आसपास का क्षेत्र कंकरीला हो, कटीला हो या पथरीला क्षेत्र हो, जहां पर दुर्गम मार्ग पर जो दुर्ग बने होते हैं वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है। वही अगर हम बात करें वन दुर्ग, ऐसे दुर्ग, ऐसे किले जिनके आसपास वन का क्षेत्र हो, या हम कह सकते हैं आसपास घना वन हो, घना वन हो तो वन दुर्ग कहलाते हैं। ऐसे दुर्ग जब बनाए गए उस स्थान के आसपास एक घना वन हो, घना जंगल हो, तो उसे क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें जल दुर्ग, तो ये अर्थ से ही प्रतीत होता है कि जल दुर्ग वह दुर्ग होते हैं, जल दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जो दुर्ग के आसपास जल ही जल हो, या हम कह सकते हैं कि चारों ओर, दुर्ग के चारों ओर जल का क्षेत्र हो, दुर्ग के चारों ओर जल का अगर क्षेत्र हो तो वो जल दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? जल दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जिसके आसपास चारों ओर जल भरा हो, पानी पानी भरा हो, तो उसे कौन सा दुर्ग कह देंगे? उसे जल दुर्ग कह देंगे। कौन सा दुर्ग कह देंगे? जल दुर्ग कह देंगे। वहीं अगर हम अगले दुर्ग ग्रुप की बात करें तो अगला जो समूह होगा वो होगा गिरि दुर्गों का समूह। कौन सा समूह? गिरि दुर्गों का समूह। तो गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? गिरि दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग उससे कहेंगे जो कि पर्वत पर, गिरि अर्थात पहाड़ी पर, जब कोई पहाड़ी पर या ऊंचे पर्वत पर कोई दुर्ग बना हो तो उसे कह देंगे गिरि दुर्ग। तो हम यहां लिख देते हैं पहाड़ी पर, पहाड़ी पर बने दुर्ग। पहाड़ी पर बने दुर्ग क्या कहलाएंगे? गिरि दुर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गिरि दुर्ग कहलाएंगे। वहीं अगर हम बात करें सहाय दुर्ग की, कौन से दुर्ग की? सहाय दुर्ग। तो सहायक दुर्ग कौन से दुर्ग कहलाते हैं भाई? तो देखो सहायक दुर्ग जो होते हैं वो ऐसे दुर्ग जिन दुर्गों पर या दुर्गों में जो देख रेख जो होती है, दुर्गों की देख रेख, दुर्गों की देख रेख संबंधियों, यानी संबंधियों वह बंधुओं के देख रेख में हो। हम कह सकते हैं कि ऐसे दुर्ग जिनकी देख रेख अपने राजा के रिश्तेदारों या उनके बंधुओं के बीच में हो तो वो कौन से दुर्ग कहलाएंगे? सहाय दुर्ग कहलाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे दुर्ग जिनकी सिक्योरिटी का जिम्मा, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा राजा के करीबी व्यक्तियों रिश्तेदारों के बदले हो तो वो कौन दुर्ग कहलाएंगे? सहाय दुर्ग कहलाएंगे। मतलब सहायता, जब राजा के रिश्तेदारों के द्वारा उसे एक सहायता दी जाती है दुर्ग में तो उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? सहाय दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? सहायक दुर्ग। जब राजा के रिश्तेदार संबंधी बंधुओं द्वारा उस दुर्ग की सिक्योरिटी या सुरक्षा का जायजा लिया जाता है, जिम्मा संभाला जाता है, तो उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? सहाय दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? सहाय दुर्ग कहते हैं। अगला जो दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सैन्य। देखो अर्थ से ही प्रतीत होते हैं ये दुर्गों के अर्थ। ठीक है। अब सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं? सैन्य दुर्ग जिसकी सिक्योरिटी सेना के ऊपर हो, हम कह सकते हैं जिसकी किले की या जिस दुर्ग का, जिस दुर्गों या हम कह सकते जिन दुर्गों की सुरक्षा, जिन दुर्गों की सुरक्षा सैनिकों के अधिकरण में हो, सैनिकों के अधिकरण में हो तो उन्हें कौन से दुर्ग कहेंगे? सैन्य दुर्ग कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें, देखो सैन्य दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये सैन्य दुर्ग है शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ जो दुर्ग है वो किसे माना गया है? सैन्य दुर्ग को माना गया है। सुरक्षा के हिसाब से, अगर सुरक्षा के हिसाब से अगर आपको दुर्ग मानना है तो सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना जाएगा? सैन्य दुर्ग। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग। देखो सिक्योरिटी एक सबसे बड़ी बात हो जाती है किसी दुर्ग या किसी किले की सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा जब सैनिकों द्वारा की जा रही है, वहां पर प्रत्येक दीवार पर, प्रत्येक माले पर जब कोई सैनिक तैनात है, जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए सैन्य दुर्ग को बाकी सब दुर्गों सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक। अगले दुर्ग की हम बात करेंगे पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिक दुर्ग। अब पारिक दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है? पारिक दुर्ग वो दुर्ग होता है जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो। चारों ओर क्या हो? दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई
उसे कौन सा दुर्ग कह देंगे? पारिख दुर्ग कह देंगे। कौन सा दुर्ग कह देंगे? पारिख दुर्ग कह देंगे। जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो ताकि जल्दी से कोई सैनिक या के लिए सैनिक शक्ति पहुंच नहीं पाए, तो उस दुर्ग को क्या कह देंगे? पारिख दुर्ग कह देंगे। कौन सा दुर्ग कह देंगे? पारिख दुर्ग कह देंगे। वहीं अगर अगले दुर्ग की अगर हम बात करें तो होता है पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग होता है? पारिद दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसकी दीवारें ऊंची हो, दीवारें क्या हो? काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हो, तो उन दुर्गों को क्या कह देंगे? पारिद दुर्ग। जैसे कि लोहागढ़ जो कि भरतपुर का दुर्ग है, उसकी दीवारें काफ़ी ऊंची, तो वो पारिद दुर्ग में आएगा। कौन से दुर्ग में आएगा? पारिद दुर्ग में आएगा। तो ऐसा दुर्ग जिसकी दीवारें काफ़ी ऊंची व लंबी मजबूत हो, तो उस दुर्ग को क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग कहेंगे। वही अगर हम बात करें धानव दुर्ग की, कौन से दुर्ग की बात करें? अगला दुर्ग है धानव दुर्ग या धानवे दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल या हम कह दें रेत के टीले हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो या रेत के टीले हो, वो दुर्ग क्या कहलाएगा? धानवे या धानवन दुर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धानवे या धानवन दुर्ग कहलाएगा। तो हमने देखा दुर्ग के प्रकार। इनमें अधिकांश दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं इसका कारण हमने देखा। किसी राजा हमेशा अपने सैनिक की जो स्थापना करता था, सैनिक टुकड़ी की जो संगठन करता था, वो कहाँ करता था? दुर्गों में करता था, किले में करता था। जाहिर सी बात है, किला एक उच्च स्थान पर बनाना पड़ेगा। अदर जो रियासतें हैं उनसे बचने के लिए हमेशा ऊंचाई पर बनाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई पर सर्वत्र सारे दुर्ग होते हैं, लेकिन उन दुर्गों पर भी कई समूह बांटे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 प्रकार से बांटा गया है, जिनके 9 प्रकार हमने देख लिए। एरन दुर्ग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वन दुर्ग। अब एरन दुर्ग कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कांटेदार और पथरीले मार्ग हो, मतलब हम कह सकते हैं दुर्गम मार्ग हो। उस दुर्ग में पहुंचने के लिए काफी बाधाओं का सामना करना पड़े, तो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? एरन दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? एरन दुर्ग कहते हैं। अगर उदाहरण समझे तो रणथंबोर दुर्ग को हम समझ सकते हैं। रणथंबोर दुर्ग के दुर्गम रास्ते हैं, इसलिए उसे एरन दुर्ग में रख सकते हैं, ठीक है। वही अगला दुर्ग अगर हम बात करें तो वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? वन दुर्ग। इस सबसे अर्थ प्रतीत होता है वन दुर्ग, मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर आसपास घना वन हो, उसे हम क्या कह देंगे? वन दुर्ग कह देंगे। कौन सा दुर्ग कह देंगे? वन दुर्ग कह देंगे। और ऐसा दुर्ग, अगला है जल दुर्ग। जल दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल का क्षेत्र हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? जल दुर्ग कह देंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग जो कि पहाड़ी पर बना दुर्ग होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर तो बनाई हुई, लेकिन उसके आसपास भी पहाड़ी क्षेत्र, उसके आसपास भी पहाड़ियों हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि पहाड़ियों से घिरा हुआ, पहाड़ियों से घिरा, पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग भी गिरि दुर्ग कहलाता है। पहाड़ी पर तो बना ही होता है, उसके अलावा भी उसके आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ियां होती है, पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग कहलाता है गिरि दुर्ग। क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। वहीं अगले दुर्ग की अगर हम बात करें तो सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का अर्थ होता है कि जब राजा, या हम कह सकते हैं कि जो उस महल में जो शासक रह रहा है, उस शासक रिश्तेदारों के भरोसे उसका सुरक्षा का जिम्मा छोड़ा जाए, इस सहाय दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा का जिम्मा राजा के करीबी रिश्तेदार या उसके बंदों के देख रेख में हो, तो उसे क्या कह देंगे? सहाय दुर्ग कह देंगे। सहायता वाला दुर्ग मतलब सहाय दुर्ग। उसके रिश्तेदार और संबंधियों द्वारा उसकी सहायता की जाती है, इसलिए उसे क्या कह दिया जाता है? सहाय दुर्ग कह देते हैं। क्या कहते हैं? सहाय दुर्ग कह देते हैं। वही अगर अगले हम बात करें सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसकी सिक्योरिटी या सुरक्षा का जिम्मा सैनिकों के अधिकरण में हो। किसके अधिकरण में हो? सैनिकों के अधिकरण में। उसके हर माले पर, हर चप्पे पर, हर द्वार पर एक सैनिक स्थापित किया गया हो, तो उसे हम कह देंगे सैन्य दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार इस सैन्य दुर्ग को सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। क्या माना गया है? सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना गया है। वहीं अगले दुर्ग की अगर हम बात करें तो वो होता है पारिख दुर्ग। कौन सा होता है? पारिख दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जिसकी चारों ओर गहरी खाई हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? पारिख दुर्ग कह देंगे। क्या कह देंगे? पारिख दुर्ग कह देंगे। तो यहाँ पर हम भरतपुर का किले को ले सकते हैं, क्योंकि भरतपुर किले के चारों ओर गहरी खाई है, तो ये पारिख दुर्ग में भरतपुर किला भी आ जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिद। ये पारिख है, चारों ओर खाई वाला, तो पारिख कहलाएगा। अब पारिद, पारिद मतलब परिधि,
जिसकी चारों ओर, उस दुर्ग के चारों जो परकोटा जो परिधि है, वो परिधि जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हो, बड़ी लंबी चौड़ी दीवारें हो, मजबूत दीवारें हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? पारित दुर्ग कह देंगे। क्या कह देंगे? पारित दुर्ग। जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि पारित दुर्ग में आता है, ठीक है। वहीं अगला दुर्ग है धानवंत दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? धानवंत दुर्ग या धानवय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल या रेत के टीले हो, मरुस्थल या रेत के टीले हो, वो क्या कहलाएगा? धानवन या धानवय दुर्ग कहलाएगा। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखे थे तो उदाहरण होता है जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर का दुर्ग जिसके चारों ओर रेत के टीले मरुस्थल है, तो हम उसे कह देंगे धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग की सेक्टर में उसे रख देंगे हम, किसे? जैसलमेर दुर्ग को, ठीक है। तो हमने यहाँ बात की दुर्गों के प्रकार की। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के उन प्रमुख और प्रसिद्ध दुर्ग को जो हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हम जब दुर्गों की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जिक्र होता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान के गौरव और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि अपने ऐतिहासिक घटनाओं को अपने भीतर समाया हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसकी हम कुछ बातें जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट होने के साथ ही साथ राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। कौन? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। इसका निर्माता कौन थे? चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी हम लिख सकते हैं। 7वीं सदी में क्या करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? मैसा के पठार पर। मैसा का पठार। अगर इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी जाए, ज्योग्राफिकल स्थिति इसकी देखी जाए, तो मैसा का पठार जिसकी एक पहाड़ी है चित्रकूट की पहाड़ी, चित्रकूट की पहाड़ी पर, चित्रकूट की पहाड़ी पर चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में, 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और जिस समय इसका निर्माण करवाया गया उस समय इसका नाम रखा गया था चित्रकोट। क्या नाम रखा गया था इसका? चित्रकोट इसका प्राचीन नाम था। किसका? चित्रकूट दुर्ग का। चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसका प्राचीन नाम था चित्रकोट। बाद में इसका नाम संस्कृत होकर इसका नाम रख दिया गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्रांगद मौर्य के नाम पर इसे चित्तौड़ इसका नाम रखा गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसकी स्थापना की गई थी 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा मैसा के पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1850 फीट। 1850 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। वहीं अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1850 फीट है, वहीं अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर लंबा इसका परखोटा बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। मेवाड़ के इतिहास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अहम भूमिका रही। हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का चित्रांगद मौर्य के बाद में इसके वंशज मानमौरी मौर्य का इस पर शासन था, जहां पर 8वीं सदी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग मानमौरी मौर्य से जीत लिया। और उसके बाद गुहिल वंशजों के पास या गुहिल शासकों के पास ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखाएं हुए जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें पहला शाखा, तो पहला शाखा जो कि हुआ था 1303 ईस्वी में, और ये किया गया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। वहीं अगर हम बात करें दूसरा शाखा, तो दूसरा शाखा यहाँ पर हुआ था 1534 ईस्वी में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में। कर्मावती के नेतृत्व में किया गया था दूसरा शाखा। वहीं अगर हम बात करें तीसरा शाखा, तो तीसरा शाखा किया गया था 1568 ईस्वी में फूला कंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? फूला कंवर के नेतृत्व में, जो कि पत्ता सिसोदिया की पत्नी हुआ करती। तो इस तरीके से 3 शाखाओं के ये प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसके इतिहास की हम बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसके 7 मुख्य द्वार हैं। 7 मुख्य द्वारों में 2 द्वार है, हनुमान पोल, एक भैरव पोल। हनुमान पोल
व भैरव पोल। इस हनुमान पोल और भैरव पोल में जयमल व कल्ला राठौड़ की छत्रियां बनी हुई है। कल्ला राठौड़ की छत्रियां बनाई गई है। चित्तौड़गढ़ के जो 2 द्वार है, 7 द्वारों में हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छत्रियां बनाई गई है। हमने मेवाड़ के इतिहास में सब कुछ बातें पढ़ भी ली थी कि जयमल कौन थे, कल्ला राठौड़ कौन थे, सारे शाखाओं के बारे में जानकारी भी कर ली थी हमने। एक बार फिर से हम इसकी जानकारी ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम, हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रमण का, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के जो जौहर के समय 1303 ईस्वी में जब इस दुर्ग पर अधिकरण कर लिया, तो उसके बाद में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसका नाम 1303 ईस्वी में जब रानी पद्मिनी का वो साका हुआ था, उसके बाद जब इसे जीत लिया गया अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी सेना के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। कौन से गढ़ का नाम? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। इस गढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखकर इस गढ़ को, इस दुर्ग के बारे में एक कहावत काफी प्रचलित है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत काफी प्रचलित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। वहीं अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ के स्थापत्य कला की, तो चित्तौड़गढ़ में कई स्मारकों और कई भवनों का निर्माण करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति काफ़ी बड़ी है, तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ जिसमें काफ़ी भवन, काफ़ी स्मारकों का निर्माण करवाया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ का निर्माण भी यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया था राणा कुंभा ने, जो कि हमने मेवाड़ के इतिहास के समय देखा था। राणा कुंभा का जो गुजरात विजय का जो उपलक्ष्य था, उसमें बाद उन्होंने क्या किया, उस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसी के बाद यहाँ पर कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। कीर्ति, हम कह सकते हैं इसका पूरा नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ भी इस दुर्ग में बना हुआ है। वहीं अगर हम कुछ मंदिरों की बात करें, तो मीरा मंदिर जिसका निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, मीरा मंदिर, ठीक है। खुम्ब श्याम का मंदिर, खुम्ब श्याम मंदिर जिसका निर्माण भी राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, खुम्ब श्याम मंदिर, ठीक है। वहीं अगर हम कुछ महलों की बात करें, तो पद्मिनी का महल जो भी इसी दुर्ग में है, पद्मिनी महल, ठीक है। गोरा बादल महल जो कि सेनापति हुआ करते थे मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह के, जो कि पद्मिनी के पति हुआ करते थे। गोरा व बादल महल, ये गोरा बादल महल भी इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली ये भी यहीं बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें, एक तालाब बनाया गया है, उसे कहते हैं चित्रांगद मोरी तालाब। चित्रांगद मोरी तालाब भी, जो कि चित्तौड़गढ़ में पानी की व्यवस्था करता है या एक जल स्रोत है। जब जल स्रोत की बात चल रही है, तो चित्रांगद मोरी तालाब के अलावा इस दुर्ग में जल आपूर्ति के लिए और भी कई साधन हैं, जैसे कि उनका भी हम दिख लेते हैं यहाँ पर। खुम्ब सागर, ये भी एक तालाब है जो राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, खुम्ब सागर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो भीमतल, ठीक है। भीमतल के बाद अगर हम बात करें, तो अगली जो हम बात करेंगे वो है हाथी कुंड, ठीक है। ये भी एक जलापूर्ति के लिए प्रमुख साधन है इसी दुर्ग में, ठीक है। और कई मंदिर भी हैं, जैसे कालिका माता का मंदिर, कालिका मंदिर, श्रृंगार चौरी जो भी राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था, श्रृंगार चौरी। इसके अलावा अद्भुत नाथ जी का मंदिर, अद्भुत मंदिर,
ये सब दुर्ग में बनाए गए वो मंदिर है, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम बात करें, संग्रहालय भी इस दुर्ग में है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इस दुर्ग में एक महल है, फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल। इस फतेह प्रकाश महल को वर्तमान में एक संग्रहालय का रूप दिया गया है, जिसे चित्तौड़ संग्रहालय भी कहते हैं। संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। तो इसे फतेह प्रकाश संग्रहालय भी कहते हैं या चित्तौड़ संग्रहालय भी कहते हैं, जो कि फतेह प्रकाश महल को एक संग्रहालय का रूप दिया गया है। तो हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि अपने ऐतिहासिक विरासत के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, उसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट भी है, और लिविंग पोर्ट होने के साथ ही साथ राजस्थान का गौरव भी माना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और इसी के अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, या हम कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की गई तो चित्रांगद मौर्य संप्रदाय के या मौर्य राजवंश के चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में मैसा का पठार, जो कि मेवाड़ में स्थित है, तो मैसा का पठार भी चित्रकूट पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, जिसे अपने नाम पर चित्रकोट उसका नाम रखा। क्या नाम रखा उसका? नाम चित्रकोट नाम रखा। बाद में इसका संक्षिप्त नाम हुआ और उसे चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से इसकी हाइट है 1850 फीट इसकी हाइट है समुद्र तल से। वहीं अगर हम बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो चित्तौड़गढ़ के परखोटे की लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई की है इसकी 2 किलोमीटर। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर वहाँ के आसपास के लोग इसके लिए कहावत कहते हैं, और कहावत ये है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ जो अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 मेवाड़ के 3 शाखा हुए। तो पहला जो शाखा था वो तो हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया 1303 ईस्वी में। वहीं अगर दूसरा शाखा हुआ तो हुआ 1534 ईस्वी में, जो कि रानी कर्णावती के नेतृत्व में किया गया, जो कि राणा सांगा की पत्नी हाडी रानी कर्णावती के नेतृत्व में किया गया था। तीसरा शाखा है 1568 का फूला कंवर के नेतृत्व में किया गया शाखा, जो कि पत्ता सिसोदिया की पत्नी हुआ करती थी। जब उदय सिंह का समय चल रहा था और यहाँ पर अकबर ने आक्रमण कर दिया था, तो युद्ध करते हुए पत्ता सिसोदिया और बाकी सेना का वीर गति को प्राप्त हुए, तो फूला कंवर के नेतृत्व में यहाँ किया गया तीसरा शाखा। वही अगर हम बात करें तो खिरजाबाद का नाम रख दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के जोर के समय से जीत लिया था राणा रतन सिंह से, और उसके बाद इस गढ़ का नाम, दुर्ग का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया। और इसी दुर्ग के अंदर कई स्थापत्य कला भी है, हम कह सकते हैं, जैसे कि इसी दुर्ग में विजय स्तंभ बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। और इसी दुर्ग में मीरा मंदिर, खुम्ब शाम का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, श्रृंगार चौरी अद्भुतनाथ जी का मंदिर भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। वही अगर हम बात करें पद्मिनी का महल, गोरा बादल महल, भामाशाह की हवेली भी यहीं निर्मित है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ जल स्रोत की, तो इस दुर्ग में चित्रांगद मौर्य तालाब, हाथी कुंड, भीमतल, खुम्ब सागर नामक कुछ जल स्रोत भी है, जो इस दुर्ग की जलापूर्ति को पूर्ण करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस दुर्ग में एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जो कि फतेह प्रकाश महल में बनाया गया है। फतेह प्रकाश महल को वर्तमान रूप दिया गया है संग्रहालय का, जिसे फतेह प्रकाश संग्रहालय भी कहा जाता है या फिर चित्तौड़ संग्रहालय भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इस दुर्ग में 7 द्वार हैं। 7 द्वारों में 2 द्वार हनुमान पोल और भैरव पोल। दोनों द्वार के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छत्रियां बनी हुई हैं। जयमल और कल्ला राठौड़ की छत्रियां बनी हुई हैं। जयमल कल्ला राठौड़ जिनके इतिहास की हमने बात की थी, मेवाड़ के समय जब राणा उदय सिंह का यह समय चल रहा था और उस समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो पत्ता सिसोदिया के साथ जयमल और कल्ला राठौड़ ने मेवाड़ की इस धरा को बचाने में अपना बलिदान दिया। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। दोस्तों, हमने बात की राजस्थान के दुर्गों के प्रकार और हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।